नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में अगर आप लोग देखोगे तो कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं या कई ऐसी न्यूज आई है जिनको देख के बहुत लोग ये कह रहे हैं और आप भी उनके बारे में जान के ये कहोगे कि कहीं ना कहीं इंडिया को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। इंडिया की जो इमेज है कि राइशियस है, ऑलवेज रेडी टू हेल्प रहता है और इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, उसको टार्निश करने की कोशिश की जा रही है। बहुत से न्यूज़ आर्टिकल भी इस बारे में छप रहे हैं कि इंडिया की जो उभरती हुई ताकत है उससे जो लोग परेशान है वो उसको रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इंडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और कभी भी जब ऐसा होता है कि किसी कंट्री को कोई डैमेज पहुंचाना चाहता हो इस तरीके से, तो सबसे पहले वो अटैक करता है उस कंट्री की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल लीडर्स पे। और ऐसा ही देखने को मिला भी है। हाल में सबसे पहले हम लोग ने देखा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिसमें अदानी पे काफी ज्यादा इल्जाम लगाए गए और ये भी बोला गया कि क्योंकि अदानी बहुत ज्यादा क्लोज है इंडिया की इस समय जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उससे, इसीलिए अदानी ग्रुप बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करके भी बच पा रहा है ना। इस बारे में मैं पूरी अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वो वीडियो भी आप लोग जाके देखिए, उसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या एलिगेशन लगे हैं अदानी ग्रुप पे और क्या क्या उसके रीजंस दिए हैं। नाउ जब ऐसे एलिगेशन लगते हैं तो जाहिर सी बात है इसके अगेंस्ट में काउंटर एलिगेशन भी लगाए जाते हैं। इंडिया की तरफ से भी ये एलिगेशन लगाया जाने लगा हिंडनबर्ग ग्रुप पे कि ये जो ग्रुप है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसे एलिगेशन लगा रहा है अदानी ग्रुप पे और मोदी जी पे, और वो नहीं चाहता इंडिया जो है वो डेवलप करे। इसीलिए इंडिया का जो डेवलपमेंट पाथ है उसमें रुकावट बनने के लिए ये इस तरह के हथकंडे अपना रहा है ना। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज हुई है। हाल में ही क्या हुआ है कि जॉर्ज सोरस एक हंगेरियन अमेरिकन बिलियनर हेज फंड मैनेजर हैं। इनको हाल में इनके एक स्टेटमेंट की वजह से इंडिया में और इंडिया के लीडर्स के द्वारा इकोनॉमिक टेररिस्ट बोला जा रहा है। तो क्या कहा है इनने वो भी हम लोग आगे देखेंगे। उसके अलावा हाल में आप लोग को पता होगा कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, जिसके बाद भी काफी ज्यादा बवाल हुआ था इंडिया में और बीबीसी पे भी काफी ज्यादा एलिगेशन लगने शुरू हो गए। और ये जो एलिगेशन है बीबीसी पे, ये आज से ही नहीं बहुत पहले से लगते आ रहे हैं इंडिया की तरफ से। तो ये सब जो इंसिडेंट हुए हैं, चाहे वो हिंडनबर्ग का हो गया, चाहे ये जॉर्ज सोरस वाला इंसिडेंट हो गया, चाहे फिर ये बीबीसी वाला हो गया, इन सब के बाद अब ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कई एक्सपर्ट और बहुत से न्यूज आर्टिकल में भी ऐसा लिखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको सक्सेस ना होने दिया जाए। और इसके बहुत से रीजन भी बताए जा रहे हैं कि कोई क्यों ऐसा चाहेगा और क्यों ऐसा चाह रहा है। तो उन्हीं सब रीजंस के बारे में और इन्हीं सब इंसिडेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है हर साल फरवरी में, जहां इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस के बारे में डिस्कस किया जाता है। दुनिया भर के बड़े बड़े पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स, साथ ही साथ बिजनेस पर्संस, ऑफिशियल और भी बहुत से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अपने व्यूज जो होते हैं उसे शेयर करते हैं। मेनली जब ये कॉन्फ्रेंस बनाया गया था तो ये यूएसएसआर के अगेंस्ट में एक फ्रंट डेवलप करने के पर्पज से बनाया गया था। और उस समय केवल इसमें वेस्टर्न लीडर्स और थिंकर्स थे, वही केवल इनवाइट किए जाते थे। लेकिन ओवर टाइम क्या हुआ कि इसमें ईस्टर्न कंट्री यानी रशिया, चाइना, इंडिया के भी जो लीडर्स होते हैं, जो बिजनेस पर्सन होते हैं, उनको भी बुलाया जाने लगा। और इसका जो मैंडेट था वो भी बढ़ा दिया गया, सिर्फ सिक्योरिटी तक लिमिट ना रख के क्लाइमेट चेंज और माइग्रेशन जैसे इशू भी इसमें इंक्लूड किए जाने लगे। हाल में ही 17 फरवरी से ये कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरुआत हुआ था और 19 फरवरी तक ये कॉन्फ्रेंस चलना था। इसमें ये पर्सन जॉर्ज सोरस भी प्रेजेंट थे और इनने अपने स्पीच में ये कहा कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन मोदी जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। और मोदी का जो राइज है पावर में वो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के अगेंस्ट में जो वायलेंस है उसकी वजह से है। उसके बाद ये कहते हैं कि ये हिंडनबर्ग और अदानी वाला जो पूरा इंसिडेंट है इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को डर लगा है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा वीक हो गया है। और क्योंकि अदानी और मोदी बहुत ज्यादा क्लोज हैं, दोनों का फेट जो है वो एक दूसरे से इंटरवाइंड है, इसीलिए इस पूरे इंसिडेंट की वजह से मोदी पे भी इसका असर पड़ेगा और एक बार फिर से डेमोक्रेटिक रिवाइवल देखने को हो सकता है मिले इंडिया में। इसके बाद ये यही नहीं रुकते हैं और भी काफी कुछ कह देते हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि भले ही मोदी आज के टाइम में साइलेंट है, लेकिन उनको पार्लियामेंट में और जो इन्वेस्टर्स थे उनको जवाब देना पड़ेगा इस पूरे इंसिडेंट के बारे में। इस पूरे स्टेटमेंट के बाद जो इनने दिया है उसके बाद जॉर्ज सोरस को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है इंडिया की तरफ से, और सिर्फ रूलिंग बीजेपी पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि अपोजिशन जो है वो भी इस चीज पे जॉर्ज सोरस को क्रिटिसाइज कर रही है। जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के चीफ ऑफ कम्युनिकेशन है, इनने कांग्रेस को पूरी तरीके से दूर कर दिया इस स्टेटमेंट से। इनने अपने ट्वीट में लिखा है कि ये जो पूरी अदानी और मोदी का इंसिडेंट है ये इंडिया का मुद्दा है, इससे जॉर्ज सोरस को लेना देना नहीं होना चाहिए। आप लोग पूरा इनका स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। इसके अलावा एस जयशंकर जी जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इस समय, उनने जॉर्ज सोरस को ओल्ड, रिच, ओपिनियटेड एंड डेंजरस कहा है। साथ ही साथ जयशंकर जी ने यह भी कहा है कि इस व्यक्ति को लगता है कि ये पूरा डिसाइड करेगा
द्वारा या फिर इसके व्यूज डिटरमाइन करेंगे कि वर्ल्ड को कैसे काम करना चाहिए। एस जयशंकर जी ने बताया कि कैसे ये आदमी पहले भी अटैक कर चुका है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर और बिल्कुल बेबुनियाद स्टेटमेंट दे चुका। जब सिटीजनशिप लॉ का मुद्दा उठा था तब इस व्यक्ति ने इंडियन गवर्नमेंट को अक्यूज किया था कि वो मुस्लिमों को स्ट्रिप करना चाहती है। इसके अलावा स्मृति ईरानी जी को भी आप लोग जानते होंगे, इनने भी इसको काफी क्रिटिसाइज किया और इनने इस स्टेटमेंट की टाइमिंग पे भी सवाल उठाया कि ऐसे टाइम पे जब इंडिया G20 शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन है तब इस तरह के एक्यूजेशन मोदी पे लगाए जा रहे हैं, इंडिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इंडिया का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इनने अर्ज किया है सारे इंडियंस से कि वो इसके अगेंस्ट में खड़े हों यूनाइट होके, क्योंकि जैसे इस आदमी की हिस्ट्री है ये इंडिया को भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इंडिया यानी इस समय वो इकोनॉमी जो कि रिलेटिवली बहुत ज्यादा स्टेबल है बाकी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी के कंपैरिजन में। थोड़ा इस आदमी की अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो हालांकि इस आदमी ने अपनी इमेज बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखी है, बैलेंस करके रखी है। इस आदमी की जितनी नेटवर्थ है उससे 3 से 4 गुना ये डोनेट कर चुका है पैसा। लेकिन इस आदमी के कुछ काले काम भी है जिसके बारे में भी हम लोग का जानना जरूरी है। ये वो आदमी है जिसको टाइटल मिला है द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड का। दरअसल ये एक शॉर्ट सेलर है। ये क्या करता है कि बहुत ज्यादा पोजीशन मेंटेन करके रखता है ज्यादातर करेंसी ट्रेड में। पहले ये क्या करता है कि अपने जो ब्रोकर्स है या फिर जहां से अवेलेबल होता है वहां से उधार पे लेके करेंसीज को सेल कर देता है और फिर उसका प्राइस जब गिर जाता है चाहे वो मार्केट फोर्स की वजह से या फिर गलत तरीके से इसी आदमी के इन्फ्लुएंस की वजह से, तब उसको खरीद के दोबारा जहां से इसने उधार लिया था उसको चुका देता है। इस चीज को शॉर्ट है, पहले किसी से उधार लेके बेच देना और फिर जब उसका प्राइस कम हो तो उसको मार्केट से खरीद के जिस पर्सन से उधार लिया था उसको लौटा देना। वही ये काम करता है। ऐसा ही इसने किया था बैंक ऑफ लंदन के साथ। साल था 1979 का जब यूरोप में सेटअप किया गया EMS यानी यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम, जिसका ऑब्जेक्टिव था जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है उन सब की मॉनेटरी पॉलिसी को कोऑपरेटिव बनाना। ऐसा करके ये सोचा जा रहा था कि जब सारी यूरोपियन कंट्रीज की मॉनेटरी हेल्प एक दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट होगी तो फिर दोबारा वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी। लेकिन इस सिस्टम के अंदर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक था उससे बहुत ज्यादा पावर छीन लेने की बात की जा रही थी। वो यूनिलैटरली कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती थी और इसीलिए यूके में इस समय डिस्कस होने लगा क्या हम लोग को ये जो सिस्टम है इसमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। पहले जो गवर्नमेंट थी वो इसके अगेंस्ट में थी, लेकिन 1990 आते आते तक इसके जो सपोर्टिव थे यूके में, जो कहते थे कि हाँ इस मैकेनिज्म को ज्वाइन करना चाहिए, वो पावर में आ गए। इसीलिए फिर इसी मैकेनिज्म को अपना लिया गया यूके में भी। लेकिन इसी टाइम पे यूके में जो इन्फ्लेशन है वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा था और अब क्योंकि यूके EMS सिस्टम के अंदर था इसीलिए वो अचानक से अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा नहीं सकता था, जिसकी वजह से ये जो इन्फ्लेशन है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो रही है और इसी चीज को देखते हुए जॉर्ज सोरोस ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। इसको ये समझ में आ गया था कि आज नहीं तो कल ये जो ब्रिटिश पाउंड है इसको दोबारा ब्रिटिश सेंट्रल बैंक को खरीदना पड़ेगा मार्केट से, जिसकी वजह से इतना ज्यादा जो वैल्यू गिर रहा है ब्रिटिश पाउंड का वो रुकेगा। तो इसने किया क्या कि अपनी शॉर्ट पोजीशन बनानी शुरू की और बहुत बड़ी पोजीशन 10 बिलियन की पोजीशन इसने अपनी बना ली, यानी कि 10 बिलियन वॉर्थ के पाउंड्स जो है वो उधार लेके बेच दिए मार्केट में। और ऐसा ही हुआ भी, पाउंड्स जो है उसकी वैल्यू लगातार गिरती रही। शुरुआत में तो गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाया कि नहीं हम लोग इसको कंट्रोल करने के लिए खुद से कोई डिसीजन नहीं लेंगे, हम लोग मार्केट को ही इन्फ्लुएंस करने देंगे, मार्केट को ही डिसाइड करने देंगे इसका जो रियल प्राइस होगा वो। क्योंकि इसी मुद्दे को कि EMS सिस्टम यूके को अपनाना चाहिए, यही मुद्दा उठा के इस समय की गवर्नमेंट बनी थी। और अब अगर ये लोग अपने इस पूरे मुद्दे से पीछे हटते तो ये एक तरीके का पॉलिटिकल सुसाइड होता। लेकिन जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तब यूके की सेंट्रल बैंक ने ये डिक्लेयर किया कि नहीं हम लोग अपना जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी बढ़ाएंगे और साथ ही साथ मार्केट से पाउंड्स भी खरीदेंगे। बस फिर क्या था, इसकी डिमांड क्रिएट होने लगी पाउंड्स की और इसकी जो वैल्यू थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही सेंट्रल बैंक ने ये डिक्लेयर किया वैसे ही सोरोस ने अपनी जो पोजिशन थी उसको एग्जिट कर लिया, यानी कि उस कम प्राइस पे ब्रिटिश पाउंड खरीद लिया और इसको फिर जिससे इनने उधार लिया था उसको बेच दिया। ऐसा करके ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ एक दिन में सोरोस ने $1 बिलियन कमाया था। तो देखा जाए तो इस तरीके से इनको एक लेजेंडरी ट्रेडर कहलाना चाहिए। आप खुद से सोच के देखो, एक दिन में $1 बिलियन यानी आज का जो एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से आप लोग देखोगे तो 80 से 82 हजार करोड़ रुपए एक दिन में इनने कमाया था। लेकिन इसकी वजह से बैंक ऑफ इंग्लैंड का सोचो क्या हाल हुआ होगा। और ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट है, इसके अलावा मलेशिया, रशिया और भी कई कंट्री में ऐसा कहा जाता है कि सोरोस ने इकोनॉमिक कोलैप्स को अंजाम दिया है, रिजाइम चेंज करने के लिए फंड किया है। इनका एक इंटरव्यू भी है यूट्यूब पे जिस पे ये खुद ही कहते हैं कि
मैं दोनों काम करता हूँ, इमोरल काम भी करता हूँ और मोरल काम भी करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन को डिस्टेबलाइज करने के लिए, माइग्रेशन के थ्रू अरब स्प्रिंग को प्रमोट करने के लिए, और भी कई कंट्री की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए, और कई पॉलिटिकल लीडर्स को डिफेम करने के लिए, उनको हटवाने के लिए पावर से इस आदमी ने फंडिंग की है, ऐसा कहा जाता है। और इसके अलावा रिसेंटली बीबीसी की भी एक न्यूज आई थी, आप लोग को पता होगा कि बीबीसी ने हाल में ही एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी जिसका टाइटल था इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इसमें 2002 में जो गुजरात में राइट्स हुआ था, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उस समय सीएम हुआ करते थे गुजरात के, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा इल्जाम भी लगे हैं मोदी जी पे, उसको दोबारा से उठाया गया है। अब हालांकि इस पूरी चीज में जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है वो क्लीन चिट दे चुका है मोदी जी को, लेकिन उसके बाद भी इस मुद्दे को दोबारा उठाया गया है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये भी एक तरीके से साजिश है प्राइम मिनिस्टर मोदी को और इंडिया को बदनाम करने के लिए। और बीबीसी पे तो हालांकि पहले से भी ये इल्जाम लगता आ रहा है इंडिया की तरफ से कि बहुत ज्यादा ये बाइस्ड है, और सिर्फ एक तरफ का ये जो पिक्चर है वो शो करता है, इंडिया को बदनाम करने की कोशिश करता है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट के बाद और ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है बीबीसी को कि ये एजेंडा को प्रमोट कर रहा है, और 2024 में क्योंकि इलेक्शन है इंडिया में, और इसलिए उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए इस तरह की डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया गया है। इसके बाद इंडिया के टैक्स ऑफिशियल ने रेड भी डाली है बीबीसी के ऑफिस में, मुंबई और दिल्ली में जो है, और बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज वहां पर पाई गई हैं उनके अकाउंट में। तो अदानी और सोरस और हिंडरबर्ग वाला जो इंसिडेंट है उससे तो एक पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर हो रही है कि ये जो ग्रुप्स थे, या फिर ये जो पर्सन था, ये शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे थे अदानी ग्रुप में कह लीजिए, या फिर इंडियन मार्केट के स्टॉक या फिर करेंसी जो है उसमें, और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए और प्राइस डाउन करने के लिए इस तरह के इल्जाम जो है वो लगाए जा रहे हैं और इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। लेकिन इस रीजन के अलावा और भी कई रीजन ऐसे दिए जा रहे हैं जो कि पूरा ये जो एलिगेशन या फिर ये अटैक जो है इंडिया पे उसको एक्सप्लेन करते हैं, चाहे वो बीबीसी का अटैक हो, चाहे वो हिंडरबर्ग का, या फिर जॉर्ज सोरस का अटैक हो। और क्या ये रीजन है उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि इंडिया की जो बढ़ती हुई ऑटोनॉमी है उसको ये लोग नहीं चाहते कि वो और भी बढ़े और हमारा इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। दरअसल होता क्या है कि कॉलोनियल पीरियड के बाद धीरे धीरे सारी कंट्रीज फिजिकली इंडिपेंडेंट हुई, आजाद हुई। उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनने अलग अलग तरीके से इनडायरेक्टली इनकी ऑटोनॉमी पे कंट्रोल रखा, यानी कि बहुत आसान शब्दों में और बहुत क्लियर अगर मैं आप लोग को बोलूं तो इनडायरेक्टली इन छोटी और वीक कंट्रीज को आज तक गुलाम बनाए रखा, चाहे वो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ट्रीटीज पे इनसे साइन करवा के हो गया, या फिर लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलके डिप्लोमेटिकली प्रेशर बनाना हो गया इन कंट्रीज पे, या फिर वेस्टर्न मीडिया जाइंट जो है उनका इस्तेमाल करके इन कंट्रीज पे मॉरल प्रेशर बनाना हो गया। इन सब तरीके से आज भी बहुत ज्यादा जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो इन छोटी छोटी कंट्रीज में इनका जो डिसीजन होता है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, और उनका जो कॉलोनियल रूल का पास्ट है उसकी वजह से अभी भी ऐसा सोचती है कि हम लोग ये राइट रखते हैं कि ये डिसाइड करें कि क्या सही है क्या गलत है, और वर्ल्ड किस ओर बढ़ेगा। लेकिन अब ऐसा हो नहीं पा रहा है। हाल में ही हम लोग ने रशिया यूक्रेन वॉर के केस में क्या देखा कि लगातार प्रेशर बनाने के बाद भी वेस्टर्न कंट्रीज के इंडिया के ऊपर, इंडिया ने लगातार रशिया को सपोर्ट किया और अपना जो डिसीजन जो के इंटरेस्ट को फुलफिल करता था वो लिया। चाइना ने भी ठीक ऐसे ही किया। तो कहीं ना कहीं इनको अब ये डर सता रहा है कि हमारा जो इन्फ्लुएंस हम लोग आज तक एंजॉय करते थे अब वो इन्फ्लुएंस एंजॉय नहीं करते हैं, और जैसे जैसे कोई नई पावर राइज करेगी ईस्ट में या फिर अफ्रीकन कंट्रीज में, वैसे वैसे हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो कम होता जाएगा। इसीलिए जितना रोक सकते हो उनका राइज उसको रोका जाए। दूसरा, इंडिया के पास हार्ड पावर ऑलरेडी बहुत ज्यादा मजबूत है, यानी कि हमारी जो मिलिट्री है उसका साइज काफी बड़ा है, काफी एफिशिएंट मिलिट्री है। सॉफ्ट पावर भी इंडिया के पास काफी ज्यादा है, यानी कि हमारा जो डायस्पोरा है जो दुनिया भर की कंट्रीज में रहता है, कमाता है, वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, साथ ही साथ अपने कंट्री में भी पैसा भेजता है, वो भी बहुत ज्यादा है। अब इसके बाद इंडिया की जो इकोनॉमिक पावर है वो भी बढ़ रही है। हाल में ही आप लोग को पता होगा कि यूके को हरा के इंडिया पांचवें नंबर पे आ गया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज जो है उनके लिस्ट में। और ऐसे में होगा क्या, बहुत नॉर्मल सी बात है, जब आप लोग राइज करोगे तो जो लोग पहले से उस लेवल पे हैं वो नहीं चाहेंगे कि कोई एक नया कॉम्पिटिटर भी आए हमारे लिए, इसीलिए वो इंडिया की इकोनॉमिक पावर को ना बढ़ने देने के लिए और इंडिया के बिजनेस हाउसेस का ग्लोबल फुटप्रिंट ना बढ़े, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।
सिर्फ अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो हाल में इसका जो ग्लोबल फुटप्रिंट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में कार्मिकल माइंस हो गया, बांग्लादेश में पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, श्रीलंका में वेस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है वो, या फिर बाकी प्रोजेक्ट्स हैं इसके। हाल में ही इसराइल में हाइफा पोर्ट को अक्वायर करना हो गया। ये सब दिखाती है कि इंडिया का और इंडियन कंपनीज का ग्लोबल फुटप्रिंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब ऐसे में बहुत ज्यादा राइवल जो है वो जाहिर सी बात है बनेंगे इंडिया के या फिर इंडियन बिजनेस ग्रुप के, चाहे वो बिजनेस राइवल हो गए या फिर आइडियोलॉजिकल राइवल हो गए जो कि नहीं चाहते कंट्री का बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो हो गए, या फिर बाकी लोग भी हो गए, वो क्रिएट होंगे। और ये जो पूरा इंसिडेंट है हिडेनबर्ग का, ये उसी की निशानी है। नाउ यू मे आस्क, पहले भी तो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो कि विदेशों में भी जिनका काफी बड़ा फुटप्रिंट था, जैसे कि इंडिया की टाटा हो गई, रिलायंस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया। तो पहले भी ये कंपनीज थी, लेकिन इनका जो राइज था वो इंडिया के राइज के साथ कोइंसिडेंटल नहीं था, इसीलिए इनको ज्यादा प्रॉब्लम आई नहीं। लेकिन अब जब इंडिया राइज कर रहा है तो हो सकता है कल को इन बड़ी बड़ी ग्रुप्स पे भी, टाटा, रिलायंस और बाकी ग्रुप्स पे भी अलग अलग तरीके के इल्जाम लगना शुरू हो जाए। यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा हाल में जो इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री से लेके जो न्यूज आई है उस पे। बहुत सी न्यूज आजकल आप लोग ये सुन रहे होंगे कि इंडिया की जो कफ सिरप्स है वो पीने से बच्चों की डेथ हो जा रही है। लास्ट इंसिडेंट जो हुआ था वो उज्बेकिस्तान में हुआ था, जब काफी बच्चों की जो डेथ हो गई थी अचानक से, और उसको लिंक पाया गया था इंडियन मेड कफ सिरप से। तो हो सकता है ये पूरा अदानी वाला सागा और ये भी जो न्यूज है और भी बहुत से एलिगेशन इंडियन कंपनीज पे लग रहे हैं बाहर पर, ये सब एक तरीके की साजिश हो। हालांकि थोड़ा बहुत कमियां होंगी इंडियन कंपनीज में भी, लेकिन ये जो एलिगेशन है और इनका जो इतना बड़ा पिक्चर प्रेजेंट किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इसलिए किया जा रहा है कि इंडिया का जो डेवलपमेंट है उसको रोका जाए। तो तीसरा, अगर आप लोग देखो तो इससे पहले भी इंडिया की जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस है उसको रोकने की कई कोशिश हुई है। बहुत से इंडिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसको रोकने के लिए काफी प्रोटेस्ट हुए हैं, लोगों द्वारा ही किए गए हैं, लेकिन उन सबके पीछे कोई ना कोई एनजीओ हमेशा रहता है जो कि उन लोग को प्रमोट करता है ऐसा करने के लिए। इसको लेके कई ऐसी रिपोर्ट भी है कि ये एनजीओ जो है किसी दूसरी कंट्री का या फिर इनके जो फंडर्स है उनका एजेंडा फुलफिल करने के लिए ऐसा करती हैं। और ये जो डेवलपमेंट है इसको जोड़ के पेश करती हैं इन्वायरमेंटल डैमेज से और क्लाइमेट चेंज से। लेकिन हाल में हुआ क्या है कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद से ये जो एनजीओज हैं इन पे काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाने शुरू कर दिए गए हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली इनका जो एक्शन है उसको मॉनिटर किया जाता है, जिसकी वजह से अब ये जो एनजीओज हैं ये इनके पास इतना रिसोर्स नहीं है कि ये कोई ऐसा काम कर सके जो इंडिया के लिए डेट्रीमेंटल हो, और ऐसा करके ये बच भी सके। तो इसी वजह से वो पावर जो इंडिया को बदनाम करना चाहती है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और अलग अलग तरीके के हथकंडे अपना रही है, जैसे कि ये वेस्टर्न मीडिया के थ्रू बदनाम करना हो गया, या फिर अलग अलग मंच पे इंडिया के या फिर इंडिया की करंट गवर्नमेंट जो है उसके वीक पॉइंट्स को उठा के हो गया। एंड लास्ट रीजन इसमें ये कहा जा सकता है कि जो फियर ऑफ कॉलोनियलिज्म पास्ट है वो पिछले कुछ सेंचुरीज में वेस्टर्न कंट्रीज ने पूरे वर्ल्ड पे रूल किया है, काफी ज्यादा इनने पावर एंजॉय की है और इस पावर का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा गलत काम भी किए हैं जो कि कंप्लीटली अनएक्सप्लेनेबल है। क्योंकि 21st सेंचुरी को एशियन सेंचुरी कहा जा रहा है, पावर का जो बैलेंस है वो फिर से एशिया की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और इसीलिए अब इन कंट्रीज को डर लग रहा है। और चाइना से भी इनकी जो दुश्मनी है वो मैं कहूंगा कि बहुत हद तक उसका भी यही कारण है। अब तक चाइना को रोकने के लिए ये लोग इंडिया का सपोर्ट करते थे, लेकिन अब इन लोग को इंडिया भी एज अ कॉम्पिटिटर दिख रहा है, तो इसीलिए अब इंडिया पे भी इस तरह के एलिगेशन लगने शुरू हो चुके हैं। तो ये है कुछ रीजन जो कि दिए जा रहे हैं, इतने सारे जो लगातार अटैक किए जा रहे हैं उस इंडिया पे उसके। अब मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि हो सकता है इस पूरे एलिगेशन में, इस पूरे अटैक में कोई ना कोई हिडन एजेंडा छुपा होगा, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि इंडिया में कोई कमी नहीं है, हम लोग बिल्कुल परफेक्ट है। अदानी ग्रुप का जो पूरा इंसिडेंट है उसमें बहुत से रीजन, बहुत से स्टेटमेंट, बहुत से डाटाज भी दिए गए हिंडनबर्ग ग्रुप से, तो कुछ शॉर्टफॉल्स अपने साइड भी हैं और इस तरीके से किसी कंट्री का जो डेवलपमेंट है उसको रोका नहीं जा सकता। तो इस पे फोकस ना देते हुए ये जो क्रिटिसिज्म है इसको हम लोग को देखना चाहिए एज अ रीजन टू इम्प्रूव और अपने इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना चाहिए। बाकी आपके क्या व्यूज हैं वो मेरे को बताइएगा कमेंट में। आप क्या सोचते हो कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये पूरी तरीके से विदेशी शक्तियों की साजिश है या फिर हम लोग में बहुत ज्यादा कमियां हैं और जो सवाल ये सब उठा रही हैं वो सही है। और इस वीडियो को मैं यहाँ पर करूंगा खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।